आज हम लोग देखेंगे परागन यानी कि पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। हम देखेंगे नर युग्मक जो है वो वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अचल है और निषेचन बिना दोनों युग्मकों के पास आए हुए संभव नहीं है। यानी कि अगर हम लैंगिक जनन पुष्पीय पादक में पढ़ रहे हैं तो उसमें परागन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर परागन नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा। हम लोग यहाँ देखेंगे परागन के अलग अलग प्रकार और परागन के कौन कौन से कारक है और उन कारकों के आधार पर परागन के कितने भेद है। देख रहे हैं लैंगिक जनन पुष्पीय पादक में निषेचन के लिए मादा युग्मक और नर युग्मक को पास आना जरूरी है। तो इस तरह से जो स्थानांतरण हो रहा है, निषेचन के पूर्व जो स्थानांतरण हो रहा है नर युग्मक का यानी कि परागकण का वर्तिकाग्र तक, इस प्रोसेस को, इस घटना को हम लोग नाम देते हैं पॉलिनेशन यानी कि परागन। तो परागन में क्या हो रहा है, परागकण जो है वो वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है। तो पादपों में युग्मक स्थानांतरण ये प्रक्रिया परागन द्वारा होती है। परागकोश के स्फुटन के पश्चात परागकणों का स्त्री केशर के वर्तिकाग्र तक जाना को ही हम परागन कहते हैं। परागकण के स्रोत के आधार पर डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, परागन जो है वो निम्न प्रकार का होता है, यानी कि स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन को हम लोग नाम दे रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागन को हम नाम दे रहे हैं जीनोगैमी। स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें परागन जो है परागकण उसी पादप के पुष्प पर पहुंचते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागन। स्वयुग्मन को हम ऑटोगैमी कहते हैं और सजात पुष्पी परागन को हम गिट्नोगैमी कहते हैं। स्वयुग्मन में हो रहा है जब पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। और सजात पुष्पी में पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम सजात पुष्पी परागन कहते हैं। स्वपरागन निम्न परिस्थितियों में होता है। पादप उभयलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होता है और तब उसमें ऑटोगैमी या स्वपरागन होता है। पादप में पुष्प में समकाल परिपक्वता यानी कि होमोगैमी पाई जानी चाहिए, यानी पुंग केसर और स्त्री केसर एक साथ परिपक्व होना चाहिए। कुछ पुष्प कभी अनावृत नहीं होते अर्थात कभी खिलते नहीं, ऐसे पुष्प को अनुन्मीय पुष्प या क्लिस्टोगैमस कहते हैं। अनुन्मीय पुष्प में स्वपरागन होता है, इसके अलावा उसमें कोई चारा नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे बायला जो सामान्य पंछी है या ऑक्सलिस तथा कोमोलिना यानी कि कनकोआ, ये सब एग्जाम्पल है या उदाहरण है जो कभी नहीं खिलते, ये पुष्प जो क्लिस्टोगैमस है। इसके बाद हम देख रहे हैं स्वपरागन के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। ये सरल होता है, परागकण व्यर्थ नहीं होते अतः इनकी कम संख्या में आवश्यकता होती है। पादपों में शुद्ध वंशक्रम बना रहता है, हानिकारक जीन जाति में नहीं आते और पुष्प को मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसे कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट या परागन के कारक को आकृष्ट करना नहीं रहता है, तो इसीलिए इसमें मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब है स्वपरागन से जो हानियां हैं। स्वपरागन की हानियां हैं, बीजों में संकर ओज के गुण कम होते हैं, पादप विकास की संभावना कम होती है, पादपों में उत्पादकता भी कम होती है, यानी कि कोई भी जीन का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कोई नया जीन नहीं आ पाता है, संकरण नहीं हो पाता है। इसके चलते विकास का संभावना कम होती है और एक ही तरह से अगर इस तरह से वो सेल्फ पॉलिनेशन होते जाए, स्वपरागन होते जाए, तो कुछ पीढ़ियों के बाद उत्पादकता की भी प्रोडक्टिविटी में भी उत्पादकता में भी कम आना शुरू हो जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं परपरागन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन।
जब परागकण परागकोश से दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागन या जीनोगैमी भी कहते हैं। परपरागन के लिए निम्न परिस्थितियां होती है। पुष्प एक लिंगी होगी यानी कि यूनिसेक्सुअल होगी, या जब पुष्प में विषम काल परिपक्वता डाइकोगैमी पाई जाती है, यानी कि जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये दोनों जो है उसका मैच्योरिटी सेम टाइम में नहीं हो रहा है, अलग अलग समय में परिपक्व हो रहे हैं। इसको हम लोग विषम काल परिपक्वता कह रहे हैं। पुष्प में स्वबद्धता या सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है, अर्थात उसी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते। कुछ केमिकल बैरियर है, रासायनिक अवरोध है, जिसके चलते अगर उसी पुष्प का परागकण उसके ही वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो परागकण जो है वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं और इसके चलते निषेचन नहीं हो पाती हैं। इसको हम लोग स्वबद्धता सेल्फ स्टेरिलिटी भी कह रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं स्त्री केशर पुंकेसर की अपेक्षा अधिक लंबी होती है, जिसे विषम वर्तिकात कहते हैं। हेटेरोस्टाइली यानी स्त्री केशर काफी ऊपर है, पुंकेसर नीचे रह गए, इसलिए परागकण जो है अपने वर्तिकाग्र तक कभी नहीं पहुंच पाते। तो इसको हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागन के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। इसके बाद हम देख रहे हैं पुष्प उन्मीलय होते हैं। पुष्प उन्मीलय यानी कि चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं। फूल खिलते हैं, खिलने से उसके वर्तिकाग्र भी जो है वो खुले में है और उसके परागकण भी खुले में है। तो हवा के, पानी के या अन्य कारकों के माध्यम से परागन हो सकते हैं, दूसरे पौधे से भी परागकण आ सकते हैं या इसके परागकण दूसरे पौधे में जा सकते हैं, क्योंकि पुष्प जो है वो खिल चुका है। इसके बाद हम देखेंगे परपरागन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। बीज बड़े आकार के तथा भारी होते हैं, पादपों में संकरोज के गुण अधिक होते हैं और पादपों विभिन्नताएं आती है। तो इसमें हम देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के चलते इसके क्वालिटी जो है वो अच्छे हो रहे हैं। और परपरागन से हानियां, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता होती है, परागकणों की नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, पादपों में शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता, हानिकारक जीन का भी समावेश होता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से जो दूसरा जीन आ रहा है वो जीन हो सकता है कि हानिकारक भी हो। अब हम देख रहे हैं परपरागन के प्रकार। परपरागन के प्रकार या टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें हम देख रहे हैं कि माँ किस माध्यम से, परपरागन के माध्यम के आधार पर निम्न प्रकार के है परपरागन। पहला है जल परागन, जिसे हम हाइड्रोफिली भी कह रहे हैं। दूसरा वायु परागन, जिसे हम एनिमोफिली कह रहे हैं। तीसरा कीट परागन, जिसे हम एंटिमोफिली कह रहे हैं। और जंतु परागन, जूओफिली। जल परागन मतलब परागन का माध्यम है जल यानी कि पानी, और वायु परागन में हवा के माध्यम से परागन हो रही है। कीट परागन में कीट पतंगों के माध्यम से परागन हो रही है और जूओफिली में जंतुओं के द्वारा परागन हो रही है। वायु परागन, ग्रीक में एनिमोस मतलब होता है विंड और फिलीन मतलब होता है टू लव। तो एनिमोफिली मतलब वायु परागन। परागन वायु के माध्यम से होता है। ऐसे पादपों में पुष्प एक लिंगी, रंगहीन, सुगंधहीन, नेक्टरहीन होते हैं तथा पुष्प से बाहर की ओर मुक्त होते हैं ताकि परागकण वायु में प्रवेश कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पे मक्का, घास, ये सब में वायु परागन से हो रहे हैं। तो चूंकि वायु के माध्यम से हो रहे हैं तो इसे कीट पतंगों को आकृष्ट नहीं करना है, तो इसीलिए इसमें रंग भी नहीं है, सुगंध भी नहीं है, नेक्टर भी नहीं है। इसके बाद जल द्वारा परागन, हाइड्रोफिली, पानी के माध्यम से। ग्रीक वर्ड हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलीन का मतलब होता है टू लव। परागन जल के माध्यम से होता है। इसमें पुष्प छोटे आकार के, नेक्टर विहीन, सुगंध रहित, वर्तिकाग्र चिपचिपे ओ मोमी परत युक्त, परागकण हल्के ओ मोमी परत युक्त होते हैं। जल परागन दो प्रकार के होते हैं। अधिजल परागन, हाइपोहाइड्रोफिली, जल की सतह के नीचे परागन होता है, और एक होता है जल के सतह के ऊपर परागन होता है, जिसे हम अधोजल
परागन कहते हैं तो इसे हम कहते हैं एप्टिलोहाइड्रोफाइली, जल के सतह के नीचे। जैसे इसका उदाहरण हो गया वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में जल परागन हाइड्रोफिली इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया स्वच्छ जलीय एक लिंगी पादप है। इसमें नर पुष्प बंद अवस्था में अवमुक्त होकर पानी के सतह में उपस्थित रहता है। तो इसमें जल धारा के साथ निष्क्रिय रूप से बहते हुए मादा पुष्प तक पहुंचते हैं, जो लंबे डंठल पर लगे रहते हैं। नर पुष्प मादा पुष्प के पास पहुंचकर परागन मुक्त करता है, तत्पश्चात निषेचन होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कीट परागन यानी कि एंटोमोफाइली। ग्रीक में एंटोमोन मतलब होता है इंसेक्ट और फीलिंग टू लव। तो इसमें कीट परागन में परागन जो है वो कीट पतंगों के माध्यम से हो रहे हैं। ऐसे में पुष्प जो है वो रंगीन होते हैं, सुगंधित होते हैं, नेक्टर युक्त होते हैं ताकि कीटों को आकर्षित कर सके। पुंकेसर पुष्प के अंदर की तरफ है। परागकण चिपचिपे वो गोल तथा वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है। इसका उदाहरण है रोज, सनफ्लावर, चाइना रोज। यानी कि इसे कीट पतंगों को आकृष्ट करना रहता है। पॉलिनेशन करने के बाद ये कीट पतंगों को उपहार स्वरूप वो नेक्टर देता है और आकृष्ट करने के लिए फूल जो है, पुष्प जो है वो रंगीन होता है, सुगंधित होता है। इसमें हम देख रहे हैं सल्विया। सल्विया में कीट परागन। सल्विया में लीवर क्रियाविधि, लीवर मैकेनिज्म से कीट परागन होता है। इसका पुष्प द्विओष्टीय होता है। इसमें पुंकेसर 2 पालियों में विभक्त होता है। ऊपरी पाली जननक्षम, फटाइल तथा निचली पाली बंद होती है। जब कीट नेक्टर के लिए पुष्प के अंदर प्रवेश करता है तो बंद पाली पर दबाव पड़ता है, जिससे जननक्षम पाली से परागन कीट के पीठ पर झड़ जाते हैं। जब ये कीट किसी मादा पुष्प पर जाता है तो उसकी ऊपरी ओष्ठ पर से वर्तिकाग्र कीट के पीठ को छूती है, जिससे परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार साल्विया में परागन होता है। अधिकतर पुष्पीय पादप परागन के लिए प्राणियों को परागन में कर्मक या कारक के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियां, भौरे, तितलियां, बर, चींटियां, शलभ या कीट या पक्षी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागनीय अभिकर्मक है। प्राणियों में कीट पतंग, विशेष रूप से मधुमक्खी प्रधान जीवीय परागन कर्मक है। यहाँ तक बड़े नर वानरगण के प्राणी लेमर या लेम्यूर, वृक्षवासी, शाखाचारी, कृंतक और यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग, गीको छिपकली तथा उपवन छिपकली भी कुछ प्रजाति के पादपों में परागन के लिए सक्रिय पाए गए हैं। प्राय प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन, पूर्ण सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्प वृंत में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं। प्राणी रंगों अथवा सुगंध के कारण पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। मक्खियों एवं बीटलों से परागनित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्प को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। मकरंद और परागन फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। इस पारितोषिकों को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को परागकश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। यानी परागन के बाद उसे पारितोषिक के तौर पे ये मिलता है, यानी मकरंद या परागकण फूलों द्वारा ये दिया गया पारितोषिक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कुछ पुष्प प्रजातियां जो है ये पुरस्कार अंडा देने का सुरक्षित जगह के रूप में भी होता है। एमोर्फिलस का लंबोत्तर पुष्प, ये पुष्प स्वतः लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक सह संबंध शलभ की एक प्रजाति और यूका पादप के बीच होता है, जहां दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर सकते हैं। इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है, जबकि इसके बदले वो शलभ द्वारा परागनित होता है। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ करता है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि शलभ और युका पादप के बीच में एक इस तरह का हम म्यूचुअल बेनिफिट का सह संबंध हम देख पा रहे हैं। तो इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है और इसके बदले शलभ जो है उसके पुष्प को परागणित करने में सहायता। वही प्रजनन युक्तियां। अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्प एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं जो बहुत हद तक उस पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागन के फलस्वरूप प्रजनन में अंत प्रजनन अवगमन अवनमन होता है। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागन को हतोत्साहित एवं पर परागन को प्रोत्साहित करते हैं। उसी में से एक है वही प्रजनन युक्तियां, जिसमें उसके बनावटी में ऐसा कुछ रहता है, उसका स्ट्रक्चर या उसका गठन ऐसे बदल जाता है ताकि वो स्वपरागन होने नहीं देता है और पर परागन के लिए वो ज्यादा उसको सहायता करता है। तो प्रजनन रोकने के लिए जो साधन है उसमें हम लोग देखें कि असमंजस्य भी था और परागकोश और वर्तिकाग्र भिन्न जगह पे उसका लंबाई जो है वो अलग अलग हो सकता है और दोनों का परिपक्व होने का समय भी अलग अलग हो सकता है। कुछ पुष्प जो है वो एक लिंगाश्रयी भी होता है, यानी कि पादप या तो मादा है या नर है। ऐसे परिस्थिति में स्वपरागन नहीं हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में जो है पर परागन ही एकमात्र उपाय है। तो ये था हम लोग का परागन के बारे में हम लोग आज देखें।